हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड एग्जाम में यदि आप हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा, प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर लिख कर ले आया हूँ आप सभी के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का यह वायरल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का कोड है 801 DG। और मेरे प्यारे बच्चों, समय पेपर में आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए, यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए। 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से आप 15 मिनट पेपर पढ़ेंगे और 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंड में विभक्त रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है आपको। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। एक बार आपने OMR शीट में गोला काला कर दिया, शो कर दिया, अब ना उसको काट सकते हैं, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी वर्णन है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना समय नष्ट ना कीजिएगा, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं और इन सभी प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग रट लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। 20 अंक का है खंड आ। चलिए, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तितली किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तितली उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी हैं तितली उपन्यास के लेखक। दूसरा प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, साहित्य और कला रचना है किसकी? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, साहित्य और कला किसकी रचना है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। बी वाला ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय जी का निबंध विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर आधारित रचना है? साहित्य और कला निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं दिए गए विकल्पों में से। गांधी जी की देन के यानी गांधी जी की देन किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती। मेरे प्यारे बच्चों, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचना है। कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है प्रश्न।
प्रश्न अगला है रीतिकालीन कवि हैं, तो दिए गए विकल्पों में से रीतिकाल के कवि कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, पद्माकर। प्रश्न अगला है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला यानी 8 है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया। कब किया था यह भी प्रश्न आता है, तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया गया। किसके द्वारा? अज्ञेय जी के द्वारा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो इसमें से कौन सी रचना है जो कि सुमित्रानंदन पंत की है? बी वाला ऑप्शन सही होगा, युगवाणी। प्रश्न संख्या 10 है स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? तो स्मृत की रेखाएं क्या है? संस्मरण है। और यह किसका संस्मरण है? इस संस्मरण की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। और शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बी वाला ऑप्शन शोक है। चलिए अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मन डोला उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपल के पत्ते के समान क्या डोला हमारा मन डोलने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि तुलना की जा रही है। जहाँ पर किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ किसी दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उससे किसी व्यक्ति की तुलना या समानता बतलाई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे दिह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सोरठा छंद। आप लोग एक चीज और तैयार कर लेना कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। इसको भी यानी इस जानकारी को भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अनुचर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन अनु है। प्रश्न अगला है प्रत्यय के प्रकार क्या हैं? तो प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के। और प्रश्न संख्या 16 है वेद पुराण में समास क्या है? तो यहाँ पर पहला पद है वेद और दूसरा पद क्या है? पुराण। जहाँ पर दोनों पदों की होती है प्रधानता, दोनों पदों की बराबर वैल्यू मानी जाती है या होती है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। और जब यह समास होता है, जैसे वेद पुराण है समास है, अब इसका विग्रह होगा तो क्या होगा? वेद और पुराण। तो यहाँ पर जब समास होता है तो और विभक्ति का लोप हो जाता है, ये भी ध्यान रहे आपको। और यहाँ पर एक पहचानने की ट्रिक है कि यहाँ पर डैश का निशान जरूर लगा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है परमोद शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो परमोद शब्द का तत्सम सी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रमोद हो जाएगा। प्रश्न अगला है इत्यादि में संधि कौन सी है? तो इत्यादि में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, यड़ संधि है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है अपठतम धातु।
अपठ्तम धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। मैं आपसे इस मॉडल पेपर में 2 प्रश्नों का आंसर कमेंट करके जानना चाहता हूं कि आप इसका उत्तर क्या दोगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा, जो कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, 50 नंबर का होगा। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला जो गद्यांश है यहाँ पर, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, यहाँ पर संगत होगा, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको? मेरे प्यारे बच्चों, आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और क्या लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिख दीजिएगा, कि गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख देना। में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेखक का नाम भी काले पेन से लिखा जाएगा, द्वारा लिखित मित्रता, पाठ का नाम भी काले पेन से लिखना है आपको, नामक निबंध से उद्धृत है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है गद्यांश का, कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा गद्यांश रेखांकित है और इसकी व्याख्या क्या होगी, कैसे लिखना है आपको? हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब लिखना क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति भयानक ज्वर के समान है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगत मिल जाए तो बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर गद्यांश का, कि मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगत की क्या विशेषता बताई गई है? इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा? उपर्युक्त गद्यांश में अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहों के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नत की ओर ले जाने वाली होती है। तो ये हो गया पहले गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए दूसरा गद्यांश है यहाँ पर। दूसरी बात तो इस संबंध में विचारणीय है, यह है कि संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। चलिए इस गद्यांश का पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है आपको इसका संदर्भ? सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखोगे आप लोग, के गद्य खंड भी काले पेन से लिखिएगा, में संकलित तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या क्या हो जाएगी? रेखांकित अंश यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इतना ही रेखांकित अंश है और इसी की व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना। फिर इसके बाद लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि विचार करने योग्य की दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतन शक्ति ही इस देश का जीवन है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, जन साधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा?
अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलन हो उठा, यानी आंदोलित हो उठा, क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा, पद्यांश पर आधारित किसी एक पद्यांश को हल करना है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों पद्यांश हल करके बताऊंगा। पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांग है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आपको पद्यांश का संदर्भ? सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से जरूर लिख लेना, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे तो संदर्भ क्या हो जाएगा, यह पद्यांश सूरदास जी, काले पेन से लिखेंगे, द्वारा रचित सूर सागर भी आप काले पेन से लिखेंगे, नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो ये हो गया संदर्भ। अब प्रसंग भी आप लिख देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। यहाँ पर पूरे पद्यांश की व्याख्या क्या हो जाएगी, रेखांकित अंश की व्याख्या या व्याख्या क्या होगी, सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है इस पद्यांश का? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बार बार बंदो तेहि पाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बार बार बंदो तेहि पाई में अनुप्रास अलंकार है। चलिए यहाँ पर अगला है, यहाँ पर अथवा में पद्यांश, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पर पहला है प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख लेंगे कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे आप काले पेन से लिखेंगे, द्वारा रचित हल्दी घाटी, शीर्षक का नाम क्या है, हल्दी घाटी भी आप काले पेन से लिखेंगे, शीर्षक से उद्धृत है। अब प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के युद्ध कौशल और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या हो जाएगी, चढ़चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर व्याख्या आप लोग ध्यान दें। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों, अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वह ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय देता था, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है इस पद्यांश का,
महाराणा प्रताप किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का आपको क्या करना है? संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए पहला यहाँ पर गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है संदर्भ क्या होगा? सबसे पहले आप जो है गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखना। फिर संदर्भ क्या होगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी, पाठ का नाम काले पेन से लिख देना है आपको, नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देश से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ये गद्यांश भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखेंगे, फिर लास्ट के शब्दों को लिखेंगे। इसके बाद संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति शीर्षक या नामक पाठ से उद्धृत है। तो आप पाठ का नाम काले पेन से लिखिएगा। चलिए हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका? हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। 5 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा। चलिए यहाँ पर पहला है संस्कृत का पद्यांश, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखें काले पेन से। फिर संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम काले पेन से लिख दीजिएगा। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन अर्थात लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी है एक पद्यांश यानी श्लोक, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसको कैसे लिखना है? तो सबसे पहले इसके भी शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखना है। जो भी आएगा उसको आप करिएगा और जैसा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। 70 में 70 का स्कोर भी आप आसानी से ला सकते हैं। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, इच्छा को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब बारी आती है यहाँ पर अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 5 है,
अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। एक प्रश्न का उत्तर देना है, 3 नंबर आपको मिलेंगे। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का प्रश्न आएगा और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन 3 लेखकों का जीवन परिचय 100% आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा ही जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है इनका जीवन परिचय, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, जैसे कि जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ, अगोना नामक गांव में। पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल। इनकी शिक्षा कहाँ तक इन्होंने प्राप्त की, इंटर तक, आगे भी पढ़े थे। रचनाएं इनकी चिंतामणि, विचारवीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि हैं। इनसे बहुविकल्पी प्रश्न जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में, पूछ लिया जाएगा चिंतामणि किसकी रचना है, तो उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरे प्यारे बच्चों, मृत्यु कब हो गई, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु हो गई। अब इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को भी छोड़ दिया। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। इनकी प्रमुख रचना, क्योंकि रचना का नाम भी लिखना है लेखक का, रचना कौन सी है, चिंतामणि। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, इन सभी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो। 100% 2025 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न में पूछे ही जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ किसका जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। कैसे लिखना है आपको, जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। भक्ति भावना, ये किसके भक्त थे, गोस्वामी तुलसीदास भगवान रामचंद्र जी के भक्त थे। इनकी भक्ति भावना राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। और मृत्यु कब हो गई गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो सन 1623 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनका जीवन परिचय आप लोग ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, हुलसी था।
अभुक्त मूल नक्षत्र। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण तुलसीदास जी के माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और मेरे प्यारे बच्चों काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी प्रेम में, गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में पूछा ना गया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए यहाँ पर मैं वही श्लोक बता रहा हूँ जो मॉडल पेपर में नहीं आया है। जैसे कि यहाँ पर है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको। तो यहाँ पर मैं चारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी को आप तैयार कर लो। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला है प्रश्न, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी गंगाया नद्या कूले स्थिता, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न, चंद्रशेखर कः आसीत, चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक था। अगला प्रश्न, ज्ञान कुत्र संभवत, यानी ज्ञान कहाँ संभव होता है? इसका उत्तर है ज्ञान सर्वत्र संभवत, ज्ञान सभी जगह संभव होता है। अगला प्रश्न है, अस्माकं संस्कृति का नियम, हमारी संस्कृति का नियम क्या है? तो पूर्व कर्म तदनंतरम फलम, यानी पहले कर्म करो उसके बाद हमें फल प्राप्त होगा। इति अस्माकं संस्कृते नियमा, यानी यही हमारी संस्कृति का नियम है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान, मैं आपको बताऊंगा चौथा वाला निबंध। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी निबंध आप लोग तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, प्रदूषण की समस्या और समाधान। मेरे प्यारे बच्चों, रूपरेखा हेडिंग आप डालेंगे, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तथा मेरे प्यारे बच्चों अगली हेडिंग है उपसंहार। मेरे प्यारे बच्चों, पहली हेडिंग के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना के अंतर्गत, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है? जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है।
वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। यानी जल प्रदूषण हो जाता है, वायु भी प्रदूषित हो जाती है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। अब बारी आती है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रदूषण के प्रकार निम्न होते हैं। सबसे पहला प्रदूषण है जल प्रदूषण। जल जीवन का पर्याय है, यानी जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं और इससे क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा प्रदूषण का प्रकार है वायु प्रदूषण। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया के द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यही क्या है? वायु प्रदूषण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रदूषण का अगला प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। तो अनेक प्रकार के वाहनों जैसे कि मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रकार क्या है प्रदूषण का? प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। इसके अंतर्गत लिखेंगे आप लोग, प्रायः कृषक अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये क्या होता है? परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं, अभी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। चलिए प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी, यानी हमारी भी जिम्मेदारी है प्रदूषण को रोकने की और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दोनों का बराबर योगदान रहेगा तभी प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है। दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व यानी पहले उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली हैं। अब लास्ट हेडिंग है उपसंहार। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपसंहार में आप लिखेंगे, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और
आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है। फीस माफी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे आपको लिखना है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 का अथवा, सेवा में बिजली विभाग मेरठ। उदाहरण के लिए आप लोग ध्यान दें, विषय क्या रहेगा, बिजली की अनियमित आपूर्ति। मान्यवर, आप कॉपी के इस साइड से लिखेंगे। मान्यवर क्या लिखना है आपको कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। ग्रीष्म काल में ही होती है। ग्रीष्म काल यानी गर्मियों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है, बिजली की भी होती है। और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व यानी पहले ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है, यानी बिजली अब बहुत कम आ रही है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है कि कब बिजली आएगी, कब चली जाएगी, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन भी दिया था। लेकिन खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है कि बिजली आने का समय और जाने का समय तो आप निर्धारित कर ही सकते हैं। शीघ्र कार्यवाही की आशा में फिर यहाँ पर आप लिखेंगे हम आपके यानी हम हैं आपके जैन नगर निवासी 1 2 3 4 लोगों का नाम, यहाँ पर दिनांक आप डाल देंगे। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा आज के इस वीडियो में हिंदी विषय के मॉडल पेपर का, वायरल पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन पूरे पेपर को सॉल्व करके बताया है मैंने आप लोगों को। वीडियो थोड़ा सा बड़ी जरूर हो गई है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक एक चीज़ क्लियर हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी तरह से धुआंधार तैयारी करना है यदि आपको 2025 बोर्ड एग्जाम की, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।